Welcome to Tech CS Engineering. Hello students, here I am Himanshi Agrawal. Here I am sharing beginner to advanced programming language course videos with our technical students who wants to learn about coding or programming language. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay, now we start today's session. Today our topic is features of C, C++, C has Java, Python programming language. Okay, move to next slide. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को हम पहले पढ़ेंगे, देन वन बाय वन हर एक फीचर्स को पढ़ेंगे. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पोर्टेबिलिटी, सिंटैक्स बेस्ड, केस सेंसिटिव, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, मिडल लेवल, use of pointer, platform dependent, simple, powerful, fast and efficient, modularity, compiler based. ये सारे फीचर्स होते क्या क्या है, एक एक वन बाय वन देखते हैं. पोर्टेबिलिटी यानी कि हर एक मशीन पे वर्क करना, हर एक मशीन के हिसाब से, जैसे लो लेवल में हर एक मशीन के हिसाब से बनाना पड़ता है, दैट नॉट अ पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी का मतलब हर एक में वर्क करना, चाहे वो किसी भी मशीन में हम अपने सॉफ्टवेयर को डालें तो वो हर एक पे वर्क करें. जैसे कि इसमें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी लिखा हुआ है, यानी कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब भी यही होता है कि इसको डिपेंड नहीं करता कि आपकी मशीन कोई भी हो, आपने कोड बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, वो आपको फोन पे भी रन कर सकता है और आपके लैपटॉप पे भी. ओके, ये मैटर नहीं करता कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है या विंडोज है, दोनों पे वर्क करेगा. पोर्टेबिलिटी का भी यही मतलब होता है और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का भी. ओके, ये एक तो बनाने में भी बहुत सिंपल होती है, ये बहुत पावरफुल भी होती है, क्योंकि ये एक लो लेवल एज वेल एज हाई लेवल दोनों फीचर्स को फॉलो करती है. बहुत ज़्यादा फास्टली और बहुत ही इफिशियंट कोड को जनरेट करती है. मॉड्यूलरिटी मतलब हर एक फंक्शंस को, एक मेथड्स को, फंक्शंस को इस तरह से मैनेज करती है कि कहीं से भी कहीं मूव करना या फंक्शन बाय फंक्शन उसको देखना, टॉप डाउन अप्रोच का फॉलो करना या बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करना, तो वो एक मॉड्यूलरिटी हो गई है ना. कंपाइलर बेस्ड यानी ये कंपाइलर के ऊपर वर्क करती है, यानी इसका जो कोड्स हैं वो सारे कंपाइल किए जाते हैं, देन रन किए जाते हैं, कंपाइलर पर ही रन होते हैं. दैट मीन्स कि जब तक कंपाइल नहीं होंगे, कंपाइलर का एक सिस्टम होता है कि पहले कंपाइल देन रन, तो जब तक कंपाइल नहीं होंगे तब तक रन नहीं होंगे. तो इसलिए कंपाइलर का पहले कंपाइलर में ही डाला जाता है इसका कोड. कंपाइलर में जब जाता है तो पहले कंपाइल होता है देन रन होता है, इसलिए इसको कंपाइलर बेस्ड बोला जाता है. सिंटैक्स बेस्ड, इसके अलग अलग सिंटैक्स बने होते हैं, जैसे इंटीजर के लिए इंट का यूज करते हैं, इनहेरिटेंस के लिए क्लास के अंदर क्लास को इनहेरिट किया जाता है, तो उसके लिए अलग सिंटैक्स होता है. और भी सिंटैक्सेस होते हैं, जैसे कैर है तो कैरेक्टर बेस्ड है तो कैर, फ्लोट है तो फ्लोट, ये सब अलग अलग सिंटैक्सेस हैं इसके. कुछ स्पेशल सिंटैक्स होते हैं जैसे इंटीजर, कैर, फ्लोट वगैरह, ये सब सिंटैक्स जो होते हैं इन्हें कीवर्ड्स कहते हैं, जो प्री डिफाइंड होते हैं सिंटैक्स. और जो सिंटैक्स यूजर क्रिएटेड या डेवलपर क्रिएटेड होते हैं उनको सिंटैक्स बोला जाता है. ओके, तो ये सिंटैक्स बेस्ड होते हैं कि इसमें यूजर भी क्रिएट कर सकता है सिंटैक्स को और प्री डिफाइंड सिंटैक्स भी होते हैं. ओके, केस सेंसिटिव यानी कि कल मैंने बताया था अपनी वीडियो में, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे आपने कैपिटल एस लिखा तो उसका मतलब अलग, स्मॉल एस लिखा उसका मतलब अलग. आपने वेरिएबल का मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे वेरिएबल में आपने कैपिटल एस को यूज किया तो कैपिटल एस से आपने कोई वेरिएबल बनाया एस इक्वल टू 10 और आपने प्रिंट कराया स्मॉल एस, तो ये केस सेंसिटिव एरर जनरेट करेगा, क्योंकि वो बोलेगा स्मॉल एस डज नॉट डिफाइंड इन गिब्सन एरर, सिंटैक्स एरर या केस सेंसिटिव एरर. तो वो कोई भी एरर एक जनरेट करेगा, लॉजिकल एरर, क्योंकि दिस इज नॉट अ सेम. कैपिटल एस एंड स्मॉल एस बोथ आर नॉट सेम.
in programming language, but in other human language both are same. लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो both are different. इसी को केस सेंसिटिव कहते हैं. स्ट्रक्चर ओरिएंटेड यानी कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये वर्क करती है. या तो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करेगी या बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेगी. ये नहीं है कि ये फंक्शन कहीं की कहीं मूव कर जाए, ऐसा नहीं है, है ना. अब फंक्शन में मूव कर सकता है कि अगर फंक्शन में अपन ने किसी फंक्शन को यूज किया है ग्लोबली तो मूव कर जाएगा. अदरवाइज अगर आपने लोकल फंक्शन बनाया है तो फिर वो फंक्शन आप ग्लोबली यूज नहीं कर सकते. तो वो भी एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड का फीचर होता है ना. मिडिल लेवल का मतलब होता है लो लेवल और हाई लेवल दोनों का यूज करना, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है. आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, है ना. तो मिडिल लेवल का मतलब भी यही होता है कि लो लेवल लैंग्वेज एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स को मैनेज करना और अपने कोड को असेंबली कोड में जनरेट करना. ये सी का सबसे अच्छा फीचर है कि वह जो हाई लेवल में कोड लिखे जाते हैं उनको असेंबली कोड में भी जनरेट कर देती है, जिससे कि ये मशीन इंडिपेंडेंट भी है और मशीन डिपेंडेंट भी है. इसके दोनों ही फीचर्स हैं. वैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है. इसका कोड जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, क्योंकि जो है ये 0-1 के फॉर्म में कोड नहीं लिखा जा रहा. 0-1 के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. लेकिन अपन कोड लिख रहे हैं ह्यूमन लैंग्वेज, दैट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज. तो ये सी का वर्क ये होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करती है. दैट मीन्स असेंबलर की हेल्प से असेंबली कोड में जनरेट करती है ये. तो इसे अपन बोलते हैं मिडल लेवल. ओके. ये पॉइंटर्स का भी यूज करती है, यूज ऑफ पॉइंटर. इसमें कई सारे पॉइंटर्स का भी यूज किया जाता है सी लेवल लैंग्वेज में. ये भी एक बेस्ट फीचर है इसका. ओके. तो ठीक है, आपने अभी सारे फीचर्स पढ़े. जो फीचर्स कौन कौन से फीचर क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे हैं, काम करते हैं, क्या है, आपने सारे फीचर्स को अच्छे से समझा. अगर आपको किसी फीचर में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं. मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दूंगी और मैं आप कहेंगे तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो भी बनाऊंगी. ओके. अब बात करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स की. ओके. तो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. C++ के फीचर्स कौन कौन से हैं. इसका भी फीचर है सिंपल, यानी कि ये सिंपल होते हैं. सिंपल सारी लैंग्वेजेस होती है. ओके. पोर्टेबिलिटी, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि भाई पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि हर एक डिवाइस पे वर्क करना. एक मतलब बनाया हर एक कंपाइलर में या हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर जाना, दैट मीन्स पोर्टेबिलिटी. ओके. इसका भी एक ये है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी होती है, यानी कि इसको कोई डिपेंड नहीं करता. यानी इसमें क्या है ना, कई सारे फीचर्स सी के भी मिले हुए होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि सी से ही C++ को जनरेट किया गया है. सी क्या थी, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड थी, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को ऐड जब किया गया तो वो C++ लैंग्वेज बना दी गई. तो C++ क्या है कि उसका न्यूएस्ट वर्जन है सी का. ओके. तो इसीलिए इसमें जैसे पावरफुल है उसी का ही फीचर है. फास्ट एंड इफिशिएंट जो है ये भी उसी सी का ही फीचर है जो मैंने अभी डिस्कस किया था. मॉड्यूलरिटी भी सी का फीचर है. कंपाइलर बेस्ड, कंपाइलर पे बेस्ड रहती है कि भाई पहले कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर पे बेस्ड होती हैं तो कुछ कंपाइलर पे होती हैं. तो C++ ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं. ओके. हग फंक्शन लाइब्रेरी, इसमें फंक्शंस लाइब्रेरियां होती हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. तो उसमें क्या होता है कि काफी बड़े बड़े फंक्शंस को भी छोटे छोटे फंक्शंस के रूप में फॉर्म कर दिया जाता है, जिससे हमारा स्टोरेज भी कम लेता है. जो मेमोरी स्पेस है वो भी कम हो जाता है ना. ये केस सेंसिटिव भी होती है, जो मैंने अभी उदाहरण दिया था. कैपिटल एस, स्मॉल एस, बोथ आर द डिफरेंट. वही. ओके. तो ये तो हुए C++ के फीचर्स. इसमें एक और था सिंटैक्स बेस्ड. ये भी अपन ने पीछे पढ़ा था कि सिंटैक्स बेस्ड का मतलब क्या हुआ. इंटीजर, कैर, फ्लोट, जो मैंने एग्जांपल दिया था वही सिंटैक्स बेस्ड. ओके. ये तो हुए C++ के फीचर्स. अब आगे चलते हैं जावा के फीचर्स पे. सॉरी, सी हैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स पे. सी हैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स कौन कौन से हैं. ये भी सिंपल होती है,
फास्ट स्पीड देती है, रिच लाइब्रेरीज देती है। इसमें क्या है ना, काफी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिनको यूज करके आप अपने कोड को बहुत छोटा बना सकते हैं। वो कोड आपका अगर सी प्लस प्लस में ज्यादा स्पेस लेता है, वही कोड डॉट नेट या सी हैज में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लेता है रन करने में। इसीलिए इसको रिच लाइब्रेरी एंड फास्ट स्पीड प्रोग्राम बोले जाते हैं इसके, है ना। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे ये भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है कि पहले प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड करती है, ब्लॉक्स में तोड़ती है, यानी कि फंक्शंस मेथड्स के फॉर्म में या डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये प्रोग्राम्स को तोड़ती है। इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर और होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फॉर्म में भी, यानी कि एक ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, काफी सारे इसमें ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है, उस प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, ये कंपोनेंट ओरिएंटेड भी होती है, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से ये वर्क करती है। स्केलेबल एंड अपग्रेडेबल भी होती है कि इसमें आप क्या है ना, इसके कोड को कभी भी आप अपग्रेड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसमें जो भी आप चेंज करना चाहते हैं इसके कोड में, जैसे आपने सॉफ्टवेयर बनाया और उसको लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद भी आप इस पर अपग्रेडेशन करके उस लॉन्चिंग प्रोडक्ट पे आप अपडेट दे सकते हो। ओके, जैसे कि इंटरनेट पे कई सारी एप्स चली हुई हैं, तो उनका अपग्रेडेबल कैसे आता है, तो वो डॉट नेट के हेल्प से ही आता है ना, यानी कि सी हैश की हेल्प से आता है, क्योंकि सी हैश क्या डॉट नेट फ्रेमवर्क पे वर्क करती है। इंटर ऑपरेबिलिटी भी होती है ये, यानी हर एक सिस्टम पे इजीली वर्क कर जाती है इंटर ऑपरेबिलिटी। ये बहुत ही सेफ लैंग्वेज भी मानी जाती है। ओके, ये तो हुए सी हैश के फीचर्स, सी हैश लैंग्वेज के फीचर्स। अब आगे चलते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को देखते हैं क्या है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये सी प्लस प्लस, सी हैश के कोड्स को भी अपने कोड में रन करा लेती है और उनके फीचर्स को भी इजीली कंबाइन कर लेती है और उन कोड्स को अच्छे से वर्क भी कराती है ना। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिंपल होती है, ये भी एक सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है। इस पे क्या है ना, डॉट नेट, आई मीन डॉट नेट हो, नेट जो इंटरनेट जो वेबसाइट्स और एप्स बनाई जाती हैं, वो ज्यादातर जावा पर ही बनाई जाती हैं, जावा का यूज करके, या फिर पाइथन का यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा एप्स जो है वो जावा पे बन रही हैं। तो जावा जो है सबसे सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है, जिसमें कम थ्रेड्स आते हैं, है ना। ये इसका सबसे अच्छा फीचर है कि ये सिक्योर्ड लैंग्वेज मानी जाती है। इस पर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इसमें वायरस फॉर्म्स का आना का खतरा बहुत कम रहता है। ओके, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। अभी तक जो थी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी, क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज और प्लस हाई लेवल लैंग्वेज दोनों पे वर्क करती थी। लेकिन ये क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ना एक असेंबलर की जरूरत पड़ेगी, असेंबलर लैंग्वेज की। ओके, ये रॉबस्ट भी होती है, यानी बहुत ही रॉबस्ट भी होती है, पोर्टेबल भी होती है ये लैंग्वेज, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, न्यूट्रल, हाँ। तो इसका कोड बहुत ही इजीली लिख जाता है और बहुत ही सिंपल वे में लिखा जाता है। इसके कोड को समझ के लोग अपने प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर्स को इजीली रन कर सकते हैं। जो भी डेवलपर साइड से जो भी कोड को डेवलप किया जाता है, उसे यूजर फ्रेंडली कोड भी बोला जाता है, तो वो अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। ये डायनेमिक लैंग्वेज भी होती है। डायनेमिक लैंग्वेज मतलब इसमें क्या है, एक तो ये कंपाइलेशन टाइम कम लेती है। इसमें क्या है कि कंपाइलर में रन नहीं होती है ये, इसका एक अपना वो होता है जावा वर्चुअल मशीन या जावा
जेडीके जो बोलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट, जावा वर्चुअल मशीन पे इसके प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, डायनेमिक लैंग्वेज होती है। तो डायनेमिक का मतलब डायनामिक और इंटरप्रेटेड। डायनामिक का मतलब है इसका कोर्स हालांकि बड़ा होता है, लेकिन काफी लाइब्रेरीज का यूज भी किया जाता है। हाँ, डायनामिक का मतलब होता है कि वेरिएबल्स को अपन को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ओके, जैसे अपन को सी सी प्लस प्लस में वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये इंट टाइप का वेरिएबल है, या ये जैसे परसेंट डी प्रिंट कराने के लिए भी उसमें परसेंट ही देना पड़ता है, इसमें प्रिंट कराने के लिए शायद नहीं देना पड़ता है। ओके, इसमें नीड नहीं होती, आप दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, ऐसा होता है इसमें कि दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहते हैं। अगर आप दे देंगे तो बेस्ट, और नहीं भी देंगे तो आपका कोड रन हो जाएगा। दैट मीन्स डायनेमिक टाइप। ओके, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ये क्या है, इंटरप्रेटर पर रन होती है, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन जो है ये इसका खुद का इंटरप्रेटर है जिसपे ये रन की जाती है, और ये इजीली इसके कोड्स रन हो जाते हैं और इजीली बन भी जाते हैं, इसीलिए भी इसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहा जाता है। हाई परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं इसके कोर्स जो भी होते हैं, इसके सॉफ्टवेयर वगैरह। मल्टी थ्रेडेड, काफी सारे, मतलब एक प्रोग्राम है जिसे ब्लॉक्स में डिवाइड किया, उन ब्लॉक्स में भी फिर ब्लॉक्स में डिवाइड किया, इनहेरिटेंस वगैरह, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो वैसे ही अपने आप में एक मल्टी थ्रेडेड उसका एक फीचर है, तो ये तो जावा में होना ही है। तो मल्टी थ्रेड का मतलब होता है कि काफी बड़े बड़े कोड्स को छोटे छोटे कोड्स में लेना, और छोटे छोटे कोड्स को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो वो जो कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है ना उन ब्लॉक्स को आपस में, उसे मल्टी थ्रेडेड बोलते हैं। ओके, ये तो हुए जावा के फीचर्स। आपने अभी जावा के फीचर्स पढ़े सारे, अब पढ़ते हैं अपन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स। ओके, तो क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स? इजी टू राइट, ये लिखने में बहुत ही इजीली लिख जाते हैं। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस अपनी सारी हैं, सी नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बाकी सारी ज्यादातर लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे सी है, जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मानी जाती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सबसे पहले सी प्लस प्लस में आया था, देन पाइथन में आया। आई मीन देन सी हैज जावा एंड देन पाइथन, पाइथन लेट आया है। रॉबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, इसकी लाइब्रेरीज बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज मानी जाती हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं। इसकी लाइब्रेरीज के प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज ज़्यादा होती हैं, तो उसको आप यूज़ कीजिए और आगे अपने प्रोग्राम को बनाइए, है ना। जैसे रैंडम नंबर जनरेशन के लिए रैंडेंट करके लाइब्रेरी होती है, ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपने कोड को बना सकते हैं। सुडो को कोड बनाना है तो उसके लिए अलग टाइप का होगा, तो वो अपन आगे समझते हैं ना। सपोर्ट वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडायग्राम्स, कई तरह के प्रोग्रामिंग के पैराडायग्राम्स को भी ये सपोर्ट करती है ना। सपोर्ट फॉर इंटरैक्टिव मोड, इंटरैक्टिव मोड को भी ये सपोर्ट करती है। इंटरैक्टिव मोड के लिए भी ये बहुत अच्छा फीचर है इंटरैक्टिव मोड पाइथन का। ओके, डायनामिकली टाइप्ड एंड टाइप चेकिंग, यानी ये ऑटो टाइप को चेक कर लेती है। इसमें क्या है ना, अपन को देना ही नहीं होता है कि ये टाइप कौन सा है, वेरिएबल का हो या फंक्शंस का हो या किसी भी चीज का टाइप है, ये ऑटो क्रिएटेड है।
ऑटो चेक कर लेती है कि ये कौन सा फंक्शन यूज किया गया है या कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है, तो इससे डेवलपर का टाइम काफी बच जाता है और इजीली कोड राइट भी हो जाता है, जैसे कि इजी टू राइट बोला ना, तो वो इसी कारण, क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप भी होती है और ऑटो टाइप चेकिंग भी करती है, इसीलिए। ओके, इसका एक और फीचर है डेटाबेसेस एंड जीयूआई प्रोग्रामिंग। इसमें डेटाबेस और जीयूआई प्रोग्रामिंग यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग जो है, ये भी इसमें इजीली हो जाती है। इसके लिए कोई अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता डेटाबेस के लिए, जैसे C++, जावा वगैरह में एसक्यूएल में कोड अलग से लिखना होता है, उसके बाद ही वो रन करते हैं। पाइथन में क्या है कि अपन पाइथन के कोड में भी अपन डेटाबेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कोड लिख सकते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन उनमें क्या है कि एसक्यूएल पे या ओरेकल पे या अलग अलग जो डेटाबेसेस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं या प्रोग्रामिंग के लिए और भी यूज किए जाते हैं, उन पे वर्क करते हैं स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज जो भी होती हैं डेटाबेस। ओके, एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल भी होता है, पोर्टेबल भी होता है, स्केलेबल भी होता है, इंटीग्रेटेड, मतलब इसमें कोड्स बहुत जल्दी इंटीग्रेट किया जा सकता है कि भाई हमको जैसे शट डाउन रीस्टार्ट का प्रोग्राम बनाना है, तो शट डाउन रीस्टार्ट का दोनों का एक ही में प्रोग्राम बन जाएगा। और में क्या होता है कि अलग अलग कोड बनाओ, फिर उस कोड को कंबाइन करो, तो वो एक यूजलेस टाइम लेता है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम भी लेता है और काफी ज्यादा स्पेस भी हो गया उसमें, क्योंकि दो प्रोग्राम्स अलग बनाना, तो दो प्रोग्राम्स की अलग से एक स्पेस हुआ, फिर तीसरा प्रोग्राम को जनरेट करना तो वो एक अलग स्पेस हुआ, दूसरा टाइम मैनेजिंग ज्यादा लग गया इसमें। तो और लैंग्वेजेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आई होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इससे आई मीन लो होती है, सॉरी, क्योंकि पाइथन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इंटीग्रेटेड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड है ना। तो इसमें क्या है कि तुम्हारा एसक्यूएल का टाइम बचा, दूसरा जीयूआई का टाइम बचा, तीसरा आपको अलग अलग कोड्स नहीं लिखने हैं कि कोड में ज्यादा से ज्यादा आप वर्क कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से, और आपके कुछ अलग कोड्स जैसे होते भी हैं तो उनको भी एक कर देता है। जैसे आपने अगर वेब डेवलपमेंट किया, तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, HTML का कोड अलग, CSS का कोड अलग और जावास्क्रिप्ट का कोड अलग। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों जेंगो फ्रेमवर्क के साथ ना पाइथन के एक ही कोड में भी यूज कर सकते हैं। तो यही इंटीग्रेटेड का एक फीचर है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इसमें अपने आप ही गार्बेज कलेक्शन कर लेता है, तो अपन को जरूरत ही नहीं पड़ती कि कैसे क्या इसमें गार्बेज कलेक्शन करना है। जैसे डायनेमिक टाइप है जिसमें अपन को टाइप देना ही नहीं पड़ता कि क्या टाइप है, कौन सा वेरिएबल यूज किया जा रहा है, कौन सा फंक्शन यूज किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑटो चेक करता है कि ये कौन सा फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन है या लोकल फंक्शन है, लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है, या वेरिएबल का कौन सा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, कौन सा है। तो उसी तरीके से गार्बेज कलेक्शन को भी ये अपने आप से देख लेता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग में जो यूजलेस डेटा होता है उसको वो ऑटो कलेक्ट कर लेता है और उससे अपना स्पेस एंड टाइम बहुत कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, सॉरी हाई करता है, बहुत स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हाई करता है। ओके, फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी ये हर एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकती है, अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है ना। तो आज आपने सीखा कि पाइथन के फीचर्स, सी के फीचर्स, C++ के फीचर्स, जावा के फीचर्स, सी हैश के फीचर्स, इनमें कौन कौन से सेम फीचर्स थे, ज्यादातर सेम ही थे, कुछ डिफरेंट भी थे, पाइथन के थोड़े ज्यादा डिफरेंट थे, जावा, सी हैश, C++, सी में काफी सेम फीचर्स मिल गए थे, जैसे कि सिंपल है, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, C++, सी हैश, बट नॉट जावा, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ऐसे कई सारे फीचर्स आपने देखे। आपको इन फीचर्स में से एक भी फीचर अगर अच्छे से समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे ऐसे ही वीडियोस को आगे पाने के लिए। ओके, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।